हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो आइए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखेंगे पूर्ति की धारणा। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस वस्तु की उन मात्रा से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे पूर्ति से यह अभिप्राय है कि एक विक्रेता के पास जितनी भी मात्रा है और एक जो भी संभव कीमत है उसके ऊपर वो जितनी भी उसकी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होता है वो हमारी क्या कहलाती है? पूर्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थॉमस के अनुसार वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि एक सर्टेन टाइम होता है, एक निश्चित टाइम होता है, उसके ऊपर वह वस्तु की मात्रा जितनी भी मात्रा होती है और उन्हें एक विभिन्न कीमतों के ऊपर बेचने के लिए तैयार रहती है, वो सारी क्या कहलाती है? वस्तु की मात्रा कहलाती है, उन्हें हम पूर्ति कहते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड्स इज क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए गिवन मार्केट एट गिवन टाइम वेरियस प्राइस। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक मार्केट के अंदर और जो एक टाइम के अंदर और जो उनकी वेरियस प्राइस है उसके ऊपर बिकने के लिए तैयार होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे, अब आपके अंदर एक कॉमन सेंस सी बात है, एक विचार आ रहा होगा कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखेंगे, आम बोलचाल की भाषा में पूर्ति या स्टॉक शब्द का प्रयोग एक ही अर्थों में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन दोनों शब्दों के विभिन्न अर्थ है। किसी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बताता है। ठीक है जी, जो भी किसी वस्तु की कुल मात्रा है वो क्या कहलाती है? उस वस्तु की स्टॉक कहलाती है, जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है। कहने का अर्थ ये है, हमारा यहाँ पे जो सप्लाई है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है और वो एक सर्टेन उसकी प्राइस होती है, उसके लिए होती है। और बल्कि जो स्टॉक होता है वो क्या कहलाता है? वो पूरा हमारा क्या कहलाता है? कुल मात्रा कहलाती है। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए कि आपके पास एक पूरे टोटल 5000 इकाई है किसी चीज़ की, तो वो आपकी क्या है? कुल स्टॉक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें से 100 यूनिट 100 इकाई को आपने इतने 3 महीने के अंदर उसको सेल करना है और उसकी कीमत आपने एक सर्टेन लगा रखी है, तो वो क्या होगी? हमारी सप्लाई हो गई। ठीक है, इसके बाद है किसी वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति में की मात्रा में अंतर। तो अब देखेंगे कि भाई उसकी सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में क्या अंतर है। तो जिस प्रकार मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर पाया जाता है, उसी प्रकार हम पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में भी अंतर कर सकते हैं। यानी कि डिमांड वाली बात यहाँ पे हो रही है, जैसे हम डिमांड करते हैं और डिमांड में जो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है उसमें अंतर करते हैं, उसी तरह हम यहाँ भी अंतर कर सकते हैं। देखेंगे पूर्ति की मात्रा, किसी वस्तु वो पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि निश्चित टाइम के ऊपर निश्चित प्राइस के ऊपर बिकने के लिए जो तैयार होती है वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्ति की मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। मुराद के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय उस वस्तु की मात्रा से है जिससे उस वस्तु का विक्रेता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित बाजार में निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार। यानी कि यहाँ पे हमारा जो पूरा फैक्टर है वो टाइम का है कि हमें एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के अनुसार जो बिकेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ति की मात्रा की होगी वहाँ पे। ठीक है, इसके विपरीत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से जो निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि ये अलग अलग विभिन्न मात्रा है और जो एक निश्चित, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है और उस पर क्या होता है? विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए तैयार होती है। ठीक है, जैसे पूर्ति की धारणा से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की जाने वाली मांग में पाए जाने वाले कुल संबंध से है। यानी कि जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है यहाँ उसका काम है। तो अब देखेंगे पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा। मांग की गई पूर्ति से अभिप्राय है संपूर्ण पूर्ण तालिका। ठीक है, जो भी हमारी संपूर्ण पूर्ण तालिका है वह मांग की पूर्ति से अभिप्राय। ठीक है, पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय है एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए उपलब्ध की गई वस्तु तथा निश्चित मात्रा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है पूर्ति तो हमारी टोटल हो गई, जो हमारी टोटल होती है वो हमारी पूर्ति होती है, और पूर्ति की मांग है पूर्ति की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्ति की मात्रा हमारी क्या है? एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
कि व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति। देखो, व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति से है। इसके विपरीत बाजार पूर्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति से जो उस वस्तु का बिक्री या उत्पादन करती है। कहने का अर्थ यह है कि एक फर्म द्वारा अगर बाजार में पूर्ति की गई है तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, लेकिन बहुत सारी फर्मों द्वारा उस बाजार में पूर्ति की गई है तो क्या हो गया, वो बाजार द्वारा बाजार पूर्ति हो गई। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ति अनुसूची। इसके अंदर भी पूर्ति अनुसूची है, जैसे हमारी डिमांड के अंदर थी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, मांग अनुसूची। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के अंदर देखेंगे आइसक्रीम की कीमत दे रखी है, पहले 5 रुपए पे 0 इकाइयाँ, उसके बाद 10 पे 10, 15 पे 20 हो गई, जैसे जैसे बढ़ रही है। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। अगर आपको हमारी वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए सेटिंग में जाके, उसके बाद ये साफ दिखने लग जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह सूची है जो अन्य बातें समान रहने पर फर्म द्वारा किसी वस्तु को बेची गई मात्रा के संबंध में प्रकट करती है, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है ये हमारा। देखो कि कितनी मात्रा है, कितना क्या है। इसके बाद है हमारा बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन या पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के जोड़ से, यानी कि जो भी बाजार के अंदर सप्लाई प्रोवाइड कराती है जो भी फर्म है, उनके जो टोटल जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाते हैं। जैसे देखिए आइसक्रीम की कीमत हमें दे रखी है, अब एक फर्म द्वारा पहले ये 5 रुपये पे इतनी सप्लाई की जाती है, उसके बाद 10 रुपये पे ये इतनी कर रही है, 20 रुपये पे ये देखेंगे कि 15 रुपये हो गए तो 20 ये इकाई पूर्ति कर रही है, ये 10 कर रही है ए फर्म। फिर देखेंगे कि 20 रुपये के ऊपर 30 क्वान्टिटी इकाइयाँ ये फर्म ए कर रही है और ये 20 कर रही है, तो ये टोटल हमारा बाजार की पूर्ति की इकाइयों को जोड़ हो गया 15, 30 और 50। तो इस तरीके से चलता है। और इंडिविजुअल में आप देखो ये खाली एक इंडिविजुअल पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है पूर्ति वक्र। देखो पूर्ति वक्र अनुसूची का आरेख ग्राफ के रूप में प्रकट करता है। इसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध को प्रकट करता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो वस्तु की कीमत है, जिस कीमत पर हम बाजार के अंदर सप्लाई कर रहे हैं पूर्ति, वो उसके धनात्मक को दिखाता है हमारे यहाँ पे ये वक्र, तो पूर्ति वक्र। तो ये वक्र भी हमारा 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। तो देखेंगे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुत करता है। देखेंगे सबसे पहले हमें प्राइस दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हमारे नीचे क्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। तो देखेंगे 5 रुपए के ऊपर 5 रुपए से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 10 रुपए पे क्या हमारी जब हमारे ये 0 रुपए पे क्वांटिटी है नहीं, तो 5 रुपए के ऊपर ये हमारा एसएस वक्र हमारी क्या सप्लाई की दिखा रहा है, यानी कि पूर्ति वक्र एसएस वक्र ढलान ऊपर की ओर है। और यह संबंध करता है कि ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की पूर्ति की जाती है और कम कीमत पर कम की जाएगी। तो सरलता की दृष्टि से एक सरल रेखा के रूप में खींचा गया है। इसी तरह देखेंगे हमारा बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र भी सारे बाजारों की दिखाएगा कि भाई किस तरीके से पूर्ति वक्र है। तो अब देख ले, इसमें सब में ये ऊपर की ओर जा रहा है। पहली फर्म का दिखा रखा है, दूसरा दूसरी का दिखा रखा है, तीसरा मार्केट का दिखा रखा है। तो ये सारा क्या है, बाजार पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का समस्तरीय जोड़ होता है जो किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो सभी फर्में उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी हमारी टोटल फर्में हैं या उद्योग है जो सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, उनके ग्राफ को जोड़ के हम मार्केट सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं और यह दिखाता है कि भाई जो विभिन्न कीमत है उनके ऊपर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो बेचने के लिए तैयार रहते हैं वे अपनी सप्लाई मार्केट में करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अब देखेंगे पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्व। अब देखेंगे कि भाई पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति व उनके निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति मुख्य रूप से फर्म के उद्देश्य, वस्तु की कीमत, फर्मों की संख्या, उत्पादन के साधनों की कीमत, तकनीकी स्थिति तथा संभावित कीमतों आदि पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एस एक्स बराबर में फंक्शन ऑफ पी एक्स पी ओ एफ एन एफ जी पी एफ टी ई एक्स, यानी कि ये सारी हम देखेंगे। तो एफ एक्स का यहाँ पे वस्तु की पूर्ति हो गई, एफ से फलन हो गया, वस्तु की कीमत हो गई, अन्य वस्तुओं की कीमतें हो गई, फर्मों की संख्या हो गई, जी से फर्मों का उद्देश्य हो गया, पी एफ से उत्पादन के साधनों की कीमत हो गई,
टी से तकनीक हो गई, ई से भविष्य की कीमत की संभावना हो गई, जी से सरकारी नीति होगी। यानी कि वस्तु की अपनी कीमत, किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्यतः किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है, कीमत कम होने से पूर्ति भी कम हो जाती है। अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें, किसी वस्तु की अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। सभी अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप फर्मों में के लिए अत्यधिक लाभ हो जाएंगे, इसके फलस्वरूप उनकी पूर्ति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होती है तो अपेक्षाकृत लाभ कम लाभ होगा, जिससे पूर्ति भी कम हो जाएगी। फर्मों की संख्या, किसी वस्तु की बाजार पूर्ति फर्मों की संख्या पर निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर अधिक पूर्ति होगी और अगर संख्या कम है तो कम पूर्ति होगी। फर्म के उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या रोजगार को अधिकतम करना है तो वर्तमान कीमत पर भी पूर्ति अधिक की जाएगी। उत्पादन के साधनों की कीमत, वस्तु की उत्पादन पर उत्पादन के उन साधनों की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है जिनका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि उत्पादन के साधनों की कीमत कम होने पर भी उत्पादन की लागत कम हो जाती है, पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत बढ़ जाती है और पूर्ति में कमी हो जाती है। इसके बाद है तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उत्पादन तकनीक में सुधार होने के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होगी, लाभ में वृद्धि होगी, इसलिए जो सप्लाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी। भविष्य में संभावित कीमत, यदि भविष्य में पूर्ति की कीमत में कम होने वाले परिवर्तन की संभावना पर पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान पूर्ति घट जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना है तो पूर्ति बढ़ जाती है। सरकारी नीति, सरकार की कर अनुदान यानी कि जो हमारी टैक्स और सब्सिडीज़ की जो नीतियां हैं उससे भी बाजार पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्ति में कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर सब्सिडी मिल रही है तो क्या होगा, पूर्ति हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के जैसे ही हमारा पूर्ति का लॉ ऑफ सप्लाई है ये, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत या उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में क्या है, धनात्मक संबंध है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो कीमत घट जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे धनात्मक संबंध है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, तो डूले के अनुसार पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी अधिक कीमत होगी, वस्तु की जितनी कीमत अधिक होगी उतनी ही पूर्ति अधिक होगी, और जितनी कीमत कम होगी पूर्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, पूर्ति के नियम की व्याख्या अब देखेंगे। प्राइस 10, 11, 12, तो पहले 100 इकाइयाँ थी, 11 रुपये पे 200 हो गई, 12 पे 300 हो गई। ये हमारा बाय ढलात ये एसएस वक्र जो हमारा सप्लाई वक्र है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो एसएस वक्र ढलान बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है और ये वस्तु की अपनी कीमत पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इनको जो डायग्राम है इनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हम नॉर्मली आपको समझा रहे हैं, बाकी मैं आपको एक एक तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। अब देखेंगे इसका नियम कि भाई पूर्ति की नियम की मान्यता क्या है। देखो, उत्पादन के कारकों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं होता है, अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे पूर्ति के नियम के ऊपर लागू होती है। अब देखेंगे इसके अपवाद क्या होते हैं। अपवाद भी होते हैं इसके। प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुओं का यह नियम दृढ़ता से लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एग्रीकल्चर जो प्राकृतिक तत्व और एग्रीकल्चर उन पर ये कि उनके ऊपर क्या है, ये अच्छे से लागू नहीं होता है। गेहूं की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति कम रह सकती है, जबकि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण गेहूं का उत्पादन भी सीमित होता है। ठीक है, इसी का कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तु की कीमत अधिक मिलने पर उसकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। ठीक है जी, ये भी राइट है बिल्कुल। नाशवान वस्तु कीमत कम होने पर भी उसके विक्रेता अधिक मात्रा का बेचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये अपवाद है इसका। अब देखेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन व पूर्ति में परिवर्तन। अब जो हमारी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है और
पूर्ति में परिवर्तन होता है किस प्रकार है। देखो, अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप उस वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि से है। ठीक है जी, जो मतलब कि उसकी मात्रा की जो कीमत में वृद्धि या कमी के कारण जो उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि है उसे हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। इसे पूर्ति वक्र पर संचलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत पूर्ति में परिवर्तन से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, यानी कि जो उसकी कीमत है उसके अतिरिक्त पूर्ति के अन्य निर्धारित तत्वों में परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी से। कहने का अर्थ है, अगर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत के कारण होता है, लेकिन अगर पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है तो वो कीमत के अतिरिक्त अन्य जो निर्धारक तत्व है उनके कारण कमी या वृद्धि से होता है। ठीक है, पूर्ति वक्र के खिसकाव के रूप में व्यक्त किया जाता है, आगे की ओर खिसकाव, पीछे की ओर खिसकाव, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। अब देखेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे पूर्ति वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर व्यक्त किया जा सकता है। इसे पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति की मांग मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में पूर्ति का विस्तार कहलाता है और वह अपनी कीमत में कमी के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में पूर्ति का संकुचन कहलाता है। पूर्ति में परिवर्तन, इस स्थिति में एक नया पूर्ति तथा प्रारंभिक पूर्ति वक्र बाईं ओर ऊपर या दाईं ओर नीचे खिसक जाता है, यानी कि पूर्ति का वक्र खिसकाव किसी वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहने पर उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, जैसे तकनीक में हो गया परिवर्तन या साधन में परिवर्तन हो गया, के होने वाले फलस्वरूप उत्पन्न होता है और इसे पूर्ति के स्तर में परिवर्तन कहलाता है। इसलिए पूर्ति वक्र बाईं ओर और दाईं ओर खिसक जाता है। इस प्रकार परिवर्तनों को पूर्ति वक्र में वृद्धि या कमी कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ है कि जो पूर्ति की मांग में परिवर्तन होता है वो उसकी कीमत के कारण होता है और इसके खिसकाव को जो परिवर्तन होता है इन्हें हम पूर्ति के वक्र पर, यानी कि पूर्ति का विस्तार या संकुचन कहते हैं। और पूर्ति में जो परिवर्तन है वो मात्रा के क्वांटिटी में चेंजिंग के कारण हो रहा था और ये चेंज सप्लाई के अंदर होता है, ये साधन कीमत और तकनीकी और इन कारणों से होता है। और इसमें इसको हम जो इसमें चेंज होता है उन्हें हम पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप इनको समझेंगे, देखेंगे पूर्ति का विस्तार व संकुचन व पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। जब किसी वस्तु में केवल अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति का विस्तार या पूर्ति का संकुचन या पूर्ति पर संचालन, पूर्ति का परिवर्तन कहते हैं। अब देखेंगे पूर्ति का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो इस बढ़ी हुई पूर्ति को पूर्ति का विस्तार कहते हैं। देखो, जैसे कीमत क्या थी, पहले 1 रुपये थी, फिर क्या हुआ, क्वांटिटी 1 रुपये, फिर जैसे ही हमारी कीमत 5 रुपये हो गई तो हमारी क्या हुई, हमारी सप्लाई भी बढ़ गई 5 रुपये, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ति में विस्तार कहेंगे। ठीक है जी, देखो एस वक्र हमारा सप्लाई वक्र है और ये एक्सटेंस हो गई ऊपर के साइड, एक्स पे क्वांटिटी है और वाई पे प्राइस दे रखा है, तो क्या है, पूर्ति के विस्तार को पूर्ति वक्र ए से बी तक संचालन द्वारा दिखाया गया है और यह वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण अधिक हो जाती है। ठीक है जी, इसी तरह देखेंगे कि अन्य बातें समान है, जब किसी वस्तु की कीमत में कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है। जैसे ही हमारी क्या बोलते हैं, कीमत कम हुई, हमारी पूर्ति भी कम हो गई, तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। जैसे कीमत 5 रुपये थी तो हमारी पूर्ति भी कितनी थी, 5 रुपये। जैसे ही हमारी कीमत कम होकर 1 रुपये हो गई तो हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, 1 रुपये, तो ये हमारी रिड्यूस हो गई। यानी कि जो पूर्ति के संकुचन की पूर्ति वक्र है वो बी से ए तक आ गई, यानी कि जो बी है ऊपर से नीचे की ओर आ गई है और वस्तु की कीमत कमी के फलस्वरूप ये हुआ है। ठीक है जी, अब देखेंगे ऊंची कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई ऊंची कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों होती है। देखो, अन्य बातें समान रहने पर जब ऊंची कीमत का अर्थ है ऊंचा लाभ, ठीक है, तो उत्पाद अधिक उत्पादन करने तथा अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहन करता है। अधिक उत्पादन प्राय घटते प्रतिफल नियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसका अर्थ है उत्पादन के बढ़ने पर सीमांत लागत का बढ़ना। इसके कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ये डिमांड से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है जी, आप देखेंगे पूर्ति में वृद्धि व पूर्ति में कमी। ठीक है, अब देखिए जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे तकनीक हो गई, फर्म के लक्ष्य में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है, उसे पूर्ति की वृद्धि या कमी कहते हैं। पूर्ति में वृद्धि या कमी पूर्ति वक्र के ऊपर या नीचे की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट की जाती है। अब देखो, पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा अपनी कीमत कम होने पर पूर्ति समान रहती है तो इसे
परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। देखो, समान कीमत पर अधिक पूर्ति, ठीक है, और कम कीमत पर समान पूर्ति। अब देखेंगे, सबसे पहले समान कीमत थी हमारी 3 रुपए थी आइसक्रीम की, उसके बाद हमारी सप्लाई क्या थी 3 थी, फिर बढ़ के 4 हो गई। इसके बाद कम कीमत हो गई हमारी, पहले 3 कीमत थी तो हमारी 3 ही सप्लाई रही, उसके बाद फिर हमारी कीमत 2 हो गई, लेकिन हमारी सप्लाई क्या हो गई 3 हो गई। तो ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे, देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। पहले हमारी सप्लाई क्या थी, आपको ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस। तो हम देखेंगे पहले हमारा क्या था, हमारा 3 रुपए थी हमारी सप्लाई, ठीक है। तो आप देखेंगे ए बिंदु के ऊपर, ए से हमारी ये 4 तक थी, लेकिन जैसे ही हमारी कम हुई तो हमारी वो क्या हो गई, नीचे रिड्यूस हो गई। तो हम देखेंगे पहले हमारा एस एस था, उसके बाद हमारा नीचे इंक्रीज होकर क्या हो गया, S2 हो गया। यानी कि 3 रुपए की वर्तमान कीमत पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा 3 इकाइयों से बढ़कर 4 हो जाती है। इसके फलस्वरूप पूर्ति का वक्र खिसकाव SS1 से SS2 हो जाता है। उत्पादक पुराने पूर्ति वक्र से ए से खिसक कर नए पूर्ति बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में कीमत के 3 से कम होने पर 2 हो जाती है और समान पूर्ति रहती है। उत्पादक पुराने पूर्ति वक्र SS से खिसक कर ए पर आ जाते हैं और S2 वक्र पर सी बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे इसके कारण क्या है। जब तकनीक की प्रगति होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी में प्रगति होती है, तब होता है जब उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी है, जिसके कारण उत्पादन की लागत में कमी हो जाती है, यानी कि कॉस्ट हमारी क्या होती है, कम आने लग जाती है। जब प्रतियोगी वस्तु की कीमत में कमी हो, जो हमारे जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जो हमारे कंपिटिटिव है, उनकी कीमत कम हो जाएगी, तब होगा ऐसा। जब बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब फर्मों के भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना होती है, तब होता है ऐसा। जब फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर बिक्री अधिकतम करना होता है, तब होता है ऐसा। और जो हमें अनुदानों में वृद्धि व कर में कमी, यानी कि सब्सिडी में हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलने लगेगी और टैक्स हमें कब देना पड़ेगा, तब होता है ऐसा। अब इसके बाद है पूर्ति में कमी। जब वस्तु अपनी कीमत समान, यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, यानी कि समान रहने पर उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या अपनी कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति क्या रहेगी, समान, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ति में कमी। देख, समान कीमत रहने पर और अधिक कीमत समान पूर्ति पर। देखेंगे पहले, देखो आइसक्रीम की कीमत पहले समान थी 3 और 3, तो पहले 3 थी फिर कम हो गई। अब इसमें कीमत में वृद्धि कर देंगे, तो पहले 3 थी, उस 3 से बढ़ाकर हमने 4 कर दी, लेकिन सप्लाई हमारी क्या है, 3 की 3 है, और ये देखेंगे डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा SS वक्र है वो ऊपर की साइड खिसक जाएगा, ठीक है जी। कि 3 की वर्तमान कीमत पर जब वस्तु की पूर्ति की मात्रा 3 इकाइयों से कम होकर 2 इकाइयाँ हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप यदि पूर्ति का वक्र खिसकाव S1 से S2 हो जाता है, उत्पादक अपने पुराने पूर्ति वक्र ए बिंदु से खिसक कर नए बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ए से कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। दूसरी स्थिति में कीमत के 3 से बढ़कर 4 होने पर समान पूर्ति रहती है और उत्पादक पुराने SS वक्र से ए से खिसक कर नए S2 वक्र से सी पर पहुंच जाएगा। इसका कारण क्या है, जब तकनीक के पुराने पड़ जाने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि आती है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा होने लग जाती है। जब उत्पादक कारकों की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होने लग जाती है, यानी कि फैक्टर की जो कीमत है उसके स्वरूप हमारी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी हाई होने लग जाती है। जब प्रतियोगी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जब फर्मों की संख्या में कमी हो जाती है, जब निकट भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है, अनुमान लगाया जाता है कि कीमत बढ़ेगी। जब फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करने के स्थान पर लाभ को अधिकतम करना होता है, अनुदानों में कमी या वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो सब्सिडी देगी गवर्नमेंट वो कम कर देगी और टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम आपके लिए हिंदी मीडियम की ऐसी वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।